हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। आज की क्लास में मैं काफी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाले, यूनिवर्सिटी रिलेटेड चीजों पे हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों को यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को कराऊंगा। यही नहीं, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी उन सारी चीजों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन ढंग से। तो बच्चों, जुड़े रहेंगे इस सेशन से और बढ़िया तरीके से समझते हैं। सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी आप लोग बढ़िया तरीके से देखोगे और उसको हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो जैसा कि बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिवर्स के क्वेश्चन से। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, मिल्की वे को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। कहने का मतलब यहां पर इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि मिल्की वे जो कि अपनी आकाशगंगा है, अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, जिसे हम कहते हैं दुग्ध मेखला हिंदी में। तो दुग्ध मेखला का आकार कैसा है? स्पाइरल है, इलेक्ट्रिकल है, या फिर अगर हम बात करें इरेगुलर है, या फिर राउंड है। तो यहां पर अगर हम बात करें वैसे कि अपने ब्रह्मांड में जितनी भी आकाशगंगाएं हैं, बहुत सारी आकाशगंगाओं के शेप अलग अलग आकार के मिलेंगे, जैसा कि आपको उदाहरण में ही दिख गया है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे बच्चों, उसी बहुत सारे शेप में से एक शेप अपनी भी आकाशगंगा का नाम है, एक शेप अपनी भी आकाशगंगा का है। ठीक है, तो वही आंसर करना है। तो बच्चों, यहां इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरल गैलेक्सी। तो अब अगर अपने दुग्ध मेखला की बात करेंगे, अपनी गैलेक्सी की बात करेंगे, तो अपनी गैलेक्सी का शेप जो होगा वो हो जाएगा स्पाइरल, सर्पलाकार। ये हो जाएगा अपनी गैलेक्सी का शेप। ठीक है, और ज्यादातर यहां तक कि अपनी जो पड़ोस वाली गैलेक्सी है उसका आकार भी सेम वही है जो अपनी गैलेक्सी है। और अपने पड़ोस वाली गैलेक्सी है कौन सी? अपनी पड़ोस वाली गैलेक्सी मतलब हम बोल सकते हैं नियरेस्ट गैलेक्सी। तो जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे देवयानी। इसका शेप भी वही है जो अपनी गैलेक्सी का है। ठीक है, और यह अपने गैलेक्सी से, अपनी आकाशगंगा से 2 गुना ज्यादा बड़ी है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे आते हैं। तो जब हम अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं तो अपनी गैलेक्सी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, डिस्क शेप का, मतलब यहां पर स्पाइरल टाइप का यह अपनी गैलेक्सी का आकार है। और यही नहीं, अपनी गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल मिलेगा। अब यह नहीं सोचेंगे कि सर यहां तो ब्लैक होल जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर काफी बड़ी गैलेक्सी को काफी छोटा करके दिखाया गया है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो हर गैलेक्सी के केंद्र में लगभग आपको ब्लैक होल देखने को मिल जाता है। तो यही है कुछ अपनी गैलेक्सी। ठीक है, स्पाइरल, तो सर्पलाकार स्पाइरल गैलेक्सी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। स्पाइरल गैलेक्सी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। और इसी गैलेक्सी में अरबों तारे मिलेंगे आपको। ठीक है, अरबों तारे मिलेंगे। और अपनी गैलेक्सी के केंद्र से लगभग यहां पर तक बात किया जाए तो अपनी गैलेक्सी का जो रेडियस है वो करीब 50,000 प्रकाश वर्ष है। कितना है वो? 50,000 लाइट ईयर अपनी गैलेक्सी की त्रिज्या है। जबकि हम लोग कहां पर है? फिर अगर ये हम बार बार बोल रहा हूं कि अपनी गैलेक्सी है, तो हम लोग कहां पर हैं? तो ये अपनी पूरी गैलेक्सी में अपनी जो जगह है, हम लोग जो अपनी बात कर रहे हैं वो अपनी गैलेक्सी के केंद्र से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अपनी गैलेक्सी के केंद्र से हम लोग 30,000 लाइट ईयर की दूरी पर हैं। तो यहीं पर अपना पूरा सोलर सिस्टम है, पूरा सौर मंडल है। तो कहने का मतलब अगर अपनी गैलेक्सी के अपने पृथ्वी से, अपने सौर मंडल से अगर हम लोगों को अपनी ही गैलेक्सी के केंद्र तक जाना है तो आपको 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब अगर हम लोग प्रकाश की चाल से चलें, लाइट की स्पीड से चलें, तब भी हम लोगों को 30,000 वर्ष लग जाएंगे अपनी यहां से, पृथ्वी से अपनी गैलेक्सी के केंद्र तक पहुंचने में। जबकि अगर बाहर निकलना होगा तो पीछे से निकल लो, 20 लाइट ईयर और आगे चले जाएंगे तो हम लोग अपनी गैलेक्सी के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हालांकि ब्लैक होल सिद्धांत की बात करें बहुतों ने दिया, जिसमें से एक पॉपुलर नाम है जो यहां पर उपस्थित है। तो बताएंगे ब्लैक होल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? सीवी रमन के द्वारा, एच.जे. भाभा के द्वारा, या फिर एस चंद्रशेखर के द्वारा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा, या फिर हरगोविंद खुराना के द्वारा?
तो क्या आंसर सही होगा? तो सीवी रमन भी नहीं होगा, होमी जहांगीर भाभा भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने पूरा का पूरा एक इक्वेशन डिराइव किया, जिसमें उन्होंने आसमान में जितने भी तारे दिख रहे हैं उन तारों के खत्म होने के बाद वो क्या बनेगा, इन सभी चीजों का जवाब इनके द्वारा दिया गया। इन्होंने एक लिमिट सेट की और उस लिमिट के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की कि कैसे सारे तारे खत्म होंगे और खत्म होने के बाद वो क्या बनेगा। तो इन्होंने 1.44 टाइम्स ऑफ टोटल मास ऑफ सन, इन्होंने एक लिमिट सेट की, टोटल मास ऑफ सन। तो आपको एग्जैक्ट कोई लाइन याद नहीं करना है, बस आप इतना याद रखिए 1.44 आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम में लिखा होगा कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है, ऑप्शन होगा 1.44 टाइम्स, 1.36 टाइम्स, 1.86 टाइम्स, 1.79 टाइम्स। तो अगर आपको याद रहेगा तो 1.44 टाइम्स आपका काम हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज को हम सूर्य के द्रव्यमान से तुलना करके मापते हैं। जैसे कोई क्वासर हुआ, कोई पल्सर हुआ, या फिर कुछ भी हुआ, उसको हम बोलेंगे सूर्य के द्रव्यमान से इतने गुना है, यह सूर्य के द्रव्यमान से इतने गुना है। तो हर एक चीज की तुलना हम सूर्य के द्रव्यमान से करते हैं, सन के मास से करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह चंद्रशेखर लिमिट ने अपनी लिमिट तय कर दिया, चंद्रशेखर ने, और इसके माध्यम से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर एक कोई छोटा तारा है तो वो टूटने के बाद एक बौना तारा बनेगा। जब कोई बड़ा तारा है, बहुत बड़ा तारा है, अपने सूर्य से कई गुना बड़ा है, तो वो खत्म होने के बाद या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर वो ब्लैक होल बन जाएगा। तो ये इन्होंने बताया था। तो ब्लैक होल के बारे में किसने बताया? चंद्रशेखर ने बताया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी। आगे बढ़ते हैं। अपने सौर मंडल में, अपने मतलब बात के सौर मंडल की बात नहीं करते क्योंकि सौर मंडल में सिर्फ एक ही तारा है, अपना सूर्य, ठीक है। तो अपने पूरे गैलेक्सी में, अपनी आकाशगंगा में, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी गैलेक्सी की बात कर रहा हूं। तो अपनी गैलेक्सी में, अपने आकाशगंगा में कुल कितने तारा मंडल हैं? क्या मैंने ब्रह्मांड बोला? नहीं, ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम जितने तारों को देख पाते हैं ना वो सारे सारे तारे अपनी ही गैलेक्सी के हैं, किसी और गैलेक्सी के तारों को हम नहीं देख पाते हैं। तो अगर आप अपने घर के बाहर निकल रहे हैं और देख रहे हैं आसमान की तरफ, तो आप समझ लेना ये सिर्फ जितने भी तारे आप देखते हो ना, सिर्फ अपनी गैलेक्सी के होते हैं, किसी अन्य गैलेक्सी के नहीं होते हैं। तो अपने आकाशगंगा में, अपने आकाशगंगा में कितने तारामंडल हैं? ठीक है, कितने तारामंडल हैं? तो अगर यहां पर बात करें बच्चों, तो यहां पर आप लोग इस चीज को लेकर कई बार कंफ्यूज हो चुके होंगे, क्योंकि पढ़ाने वाले तो दोनों ही चीज पढ़ाते हैं, कहीं पे 89 होगा, कहीं पे 88 होगा, किताबों में भी कई जगह लिखा होता है, बट आप क्या याद रखेंगे? 88। तो आप 88 क्यों मानेंगे? आप इसके लिए बिल्कुल यही क्यों माना जाए? क्योंकि आपने तो 89 भी पढ़ रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी रखा होगा, बट आपको बच्चों 88 ही याद रखना है। इसका कारण यह है, तारामंडल को लेकर मान्यता कौन देगा? पहली बात तो तारामंडल होता क्या है? तारामंडल तारों के समूह को कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन क्या होगा? ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को। आप भी अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो कुछ न कुछ तारों के कुछ आकार जैसे बनते हुए दिखाई देते हैं। तो हमने भी तारों का अध्ययन करने के लिए क्या किया? तारों को एक विशेष आकार में पिरो दिया, कभी शिकारी टाइप का बना दिया, हंटर्स टाइप का बना दिया, या फिर किसी देवता के आकार का बना दिया, या फिर तराजू के आकार का बना दिया, ठीक है। कहने का मतलब अलग अलग आकार का बना दिया ताकि हमारे लिए अध्ययन करना आसान हो जाए। जैसे आप सोचोगे कि वहां पर एक ब्लैक होल की खोज की गई, अब कैसे आप बताओगे? तो उस जैसे मान लो हमने अभी जो रिसेंटली ब्लैक होल की फोटो ली गई थी, ठीक है, यहां पर 2019 में, उसमें हमारा एक तारामंडल था। कुल तारामंडल की संख्या फिलहाल तो 88 है। इस 18 तारामंडल में एक सैगिटेरियस नाम क्या है? एक सैगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। जब आप इस तारामंडल की तरफ, जैसे मान लो यहां पर बहुत सारे ऐसे तारे हैं, इसका नाम क्या है? एक आकार बना दिया, उसको नाम रख दिया सैगिटेरियस, ठीक है। अब ये जो सैगिटेरियस है, ये सैगिटेरियस जो कॉन्स्टेलेशन है, तारामंडल है, इस सैगिटेरियस तारामंडल की तरफ हम देखते हैं तो उसी सीध में आपको वो ब्लैक होल दिखेगा। नॉर्मल आंखों से नहीं, उसके लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, बहुत पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सैगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन। तो कहने का मतलब, आप जब देखो, एक होता है, कभी कभी हम बोलते हैं कैनिस मेजर,
ठीक है, अब यहां पर एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ये ऐसी चीजें बच्चों अगर आप समझ गए तो ये चीजों में लोगों का कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ के हालत खराब हो जाती तो भी क्लियर नहीं होता है। बहुत आसान तरीके से मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हर एक चीजों के नाम दिए कैसे जाते हैं, जिससे मैंने बोला कैनिस मेजर। ये कैनिस मेजर है क्या? कैनिस मेजर कोई गैलेक्सी नहीं है। कैनिस मेजर क्या है? ये एक कॉन्स्टेलेशन है, ये एक तारामंडल है, ये एक तारामंडल है। कैनिस मेजर का मतलब होता है बड़ा कुत्ता, ठीक है, बिग डॉग। तो बड़ा डॉग जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कैनिस मेजर, ठीक है। इसी में सबसे ज्यादा चमकदार तारा मिलेगा आपको, जिसका नाम है सिरियस, जिसे डॉग स्टार भी बोलते हैं। यहां भी कैनिस लगा हुआ है, डॉग स्टार भी बोलते हैं। जब आप इस कैनिस मेजर की तरफ देखोगे ना, जब आप इस कैनिस मेजर की तरफ देखोगे, तारामंडल की तरफ, इसी कैनिस मेजर के पीछे आपको एक और गैलेक्सी घूमती हुई दिखाई देगी, लेकिन वो गैलेक्सी अपनी ही आकाशगंगा का भाग है, ठीक है। ऐसी गैलेक्सी जो किसी बड़ी गैलेक्सी के अंदर मौजूद हो। लेकिन यह तो आप पहली बार सुन रहे होगे कि सर ऐसा भी होता है क्या कि गैलेक्सी के अंदर भी गैलेक्सी? बिल्कुल। अगर कोई छोटी गैलेक्सी किसी गैलेक्सी के अंदर मौजूद है, उसको हम लोग बोना गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी नहीं बोलेंगे उसको, ड्वार्फ गैलेक्सी बोलेंगे या फिर सैटेलाइट गैलेक्सी बोलेंगे। और क्या, तो फिर हम अगला क्वेश्चन ये आएगा, क्या सर अपने मिल्की वे में भी, अपनी दुग्ध मेखला में भी कोई ऐसी गैलेक्सी है क्या? बिल्कुल है। अपने दुग्ध मेखला में ऐसी 50 सैटेलाइट गैलेक्सी हैं। ये अपने मिल्की वे के अंदर है, अपने मिल्की वे से बाहर नहीं है। तो जो अपने पृथ्वी के, जैसे हम यहां पर इंडिया में, यहां से अगर हम देखना चाहें अपनी गैलेक्सी की तरफ, तो हम बोलेंगे अच्छा सर अपने सबसे पास में गैलेक्सी कौन सी है? शब्दों पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला? गैलेक्सी कौन सी? आप आंसर करोगे एंड्रोमेडा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अपनी गैलेक्सी, अपनी पृथ्वी के सबसे पास में बौनी गैलेक्सी कौन सी है? तब आंसर आप क्या करोगे? इसी कैनिस मेजर की सीध में हम देखेंगे तो हमें एक गैलेक्सी दिखाई देगी जिसका हम नाम रखेंगे कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। अब हमने देखो इसका नाम कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, दोनों में अंतर क्या है? इसमें सिर्फ हमने कैनिस मेजर लगा रखा था तो ये तारामंडल है। हमने कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी बोल दिया, यहां पर लगा दिया ना ड्वार्फ गैलेक्सी, तो हमने इसके आगे क्यों ऐसा क्यों रखा? इसलिए ताकि हमें पता चले अच्छा कैनिस मेजर के ठीक साइड में देखोगे उसके पीछे आपको गैलेक्सी दिखाई देगा। इसी के नाम पे हमने उस ड्वार्फ गैलेक्सी का नाम भी क्या रख दिया? कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। हमने सैगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की सीध में देखा ब्लैक होल मिल गया, तो उसको सैगिटेरियस उसमें नाम रख के उसको उससे जोड़ के हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो हर एक चीज के पीछे तारामंडल का नाम जुड़ जाता है ताकि हम चीजों को आसानी से पहचान पाए। तो तारामंडल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे जैसे आगे डेप्थ बढ़ता जाएगा ये चीज हम लोगों को पता चलती जाती है। तो याद रखना, तो आप कैसे मानोगे मेरी बात? 88 क्यों मानो? तारामंडल का जो मान्यता देने का काम है ये किसका है उसकी बात तो मानो। उसका नाम है IAU, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही ऑफिशियल होगा। इसके अकॉर्डिंग 88 कॉन्स्टेलेशन है। आप चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, चाहे विकिपीडिया की इंग्लिश वर्जन पे सर्च करते हैं, शायद सब जगह जाके सर्च करिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो IAU की जब हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या है? कॉन्स्टेलेशन संख्या 88 है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर मतलब नहीं बच्चों, जो डिटेल बता रहा हूं ये डिटेल आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, ठीक है। एक एक चीज तो याद रखना है, 89 आपको याद नहीं रखना है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? 88 याद रखना है, 89 नहीं, ठीक है। कोई बोले तो आप उसको IAU का रेफरेंस देना कि IAU तो 88 बोलता है। आप क्या कल को अभी क्या आज जो है आप किसी ने 10 बोल दिया, 10 प्लेनेट है, 10 प्लेनेट बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि IAU उस चीज को मान्यता देगा, जब IAU बोलेगा 10 तो 10 तो बोलना है। आए दिन नासा तो नए नए ग्रह खोजते रहता, हम क्यों नहीं पढ़ लेते उस नए ग्रह को? इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि नासा के खोज लेने से हम ग्रह नहीं मान लेंगे उसको। जब उस ग्रह खोजा हुआ ग्रह है वो जाएगा IAU के पास, वहां पर वैज्ञानिकों की बैठक होगी, वो लोग डिसाइड करेंगे कि इसको ग्रह बनाना है या नहीं बनाना है। जब वो फाइनल करेंगे तब हमें उसे ऑफिशियली मानना है, वो नहीं बोलेगा तो नहीं मानना है। तो फाइनली क्या हो जाएगा? यहां पर 88 तारामंडल हो जाएंगे। तो तारामंडल कुछ इस तरीके से है। आपने सुना होगा 88 राशियों के नाम। 88 कितनी राशियां हैं कुल? कितनी राशियां कुल? 12 राशियां हैं हिंदू धर्म में। और ये जो 12 राशियां हैं
एक्चुअली वो 12 राशि नहीं है, वो 12 तारामंडल है, जिसे हम लोग अपने भविष्य का मतलब अनुमान लगाने के काम में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 12 जो तारामंडल है, जो हम लोग 12 राशियों के रूप में देखते हैं, वो सारा का सारा यहां पर आपको दिख रहा है। ये 12 राशियां हैं। ठीक है, अब सारे के सारे तारामंडल के किनारे किनारे होने की वजह से इन 12 राशियों को सिलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, और याद रखना, अपना सूर्य किसी भी तारामंडल का भाग नहीं। हर कोई तारा किसी न किसी तारामंडल का भाग होता है, बट अपना सूर्य किसी भी तारामंडल का भाग नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन जितना ही सिंपल है, बट इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन एग्जाम में उतनी ही पूछी जाती है। तो लाइट ईयर किसकी इकाई है? टाइम, डिस्टेंस, ल्यूमिनोसिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो जब लाइट ईयर की बात करते हैं, प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, तो प्रकाश वर्ष जो होता है, 1 लाइट ईयर जो होता है, यह होता है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। यह प्रकाश वर्ष का मान होता है, लाइट ईयर। ठीक है, अब लाइट जो है एक साल में जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, जैसे मान लो जो सूर्य का प्रकाश डेली हम देख रहे हैं आ रहा है पृथ्वी पर, यह प्रकाश एक साल में जितनी भी दूरी चला जाए उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? लाइट ईयर कहेंगे। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो मतलब ये लाइट डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा? ये इतना ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, तो ये दूरी की इकाई है। ठीक है, हम लोग तारों के बीच की दूरी निकालने के लिए इस इकाई का प्रयोग करते हैं। तारों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम इस इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यही नहीं, अगर हम यहां पर इसकी बात करें, जो लाइट ईयर होता है, ठीक है, लाइट ईयर का मान आपने देखा 9.46 10 पावर 11 मीटर, ये तारों के बीच की दूरी करने के लिए करते हैं। बट यहां पर जब हम ग्रहों की दूरी की बात करेंगे कि यहां से प्लूटो कितना दूर है, यहां से यूरेनस कितना दूर है, नेपच्यून कितना दूर है, जुपिटर कितना दूर है, सैटर्न कितना दूर है, तब वहां पर हम लाइट ईयर का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि लाइट ईयर वहां पर एक बहुत बड़ी इकाई के रूप में साबित हो जाती है, तो हमें एक छोटी इकाई की जरूरत पड़ती है। तो सिर्फ और सिर्फ तारों के बीच की दूरी, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तारों के बीच की दूरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बीच की दूरी मापने के लिए इस इकाई का प्रयोग करते हैं। इस इकाई का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर, ये किसके उदाहरण है? ये तो क्वेश्चन इसलिए यहां पर है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, तो मे भी संभावना है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। तो पता है, हमें पता होना चाहिए कि उर्सा मेजर या फिर बिग बियर ये किस चीज के उदाहरण है। ये है क्या? ये क्या कोई तारा है, या फिर तारामंडल, या फिर कोई ग्रह, या फिर कोई उपग्रह? क्या है ये? तो उर्सा मेजर हो गया, उर्सा माइनर हो गया, ऐसे बहुत सारे तारामंडल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा तारामंडल है उर्सा मेजर, जिसे बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा भालू। ठीक है, उर्सा मेजर। तो ये जो उर्सा मेजर की हम बात करते हैं, ये कुछ और नहीं, इसे हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? सप्तऋषि। तो सप्तऋषि है जो हम बात करते हैं सप्तऋषि का। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, सप्तऋषि को पश्चिमी देश किस नाम से जानते हैं? तो सप्तऋषि को पश्चिमी देश किस नाम जानते हैं? उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? ये एक तारामंडल है। क्या ये एक तारामंडल है, उर्सा मेजर। जब उर्सा मेजर की हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर 7 तारे हैं कुल, उर्सा मेजर में क्या है? यहां पर 7 तारे हैं। तो 7 तारे भी इंडिकेट करते किधर? उर्सा माइनर की तरफ, ऐसे करके। यहां पर उर्सा मेजर नीचे है, उर्सा माइनर ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, तो याद रखना, सप्तऋषि को हम क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर। लेकिन एक जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारे के बारे में आपने सुना होगा कि ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? अपने सूर्य का कोई तारामंडल नहीं है, लेकिन ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? एग्जाम में पूछा जाता है।
तो ध्रुव तारा, जो तारामंडल की बात करेंगे, तो ये क्या लिखा है, उर्सा मेजर, तो इसके आगे क्या लगा दो, उर्सा माइनर। ठीक है, तो जो ध्रुव तारा है वो उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। ठीक है, वो उर्सा माइनर, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, स्मॉल डिपर बोलेंगे, स्मॉल बियर बोलेंगे, छोटा भालू, छोटा डिपर। ठीक है, उर्सा माइनर, तो देख रहे हो सब छोटा 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 लग गया, स्मॉल माइनर यही सब। बट जब यहां पर मेजर की बात करेंगे, उर्सा मेजर को बिग बियर भी कहा जाता है, बिग डिपर भी कहा जाता है, बिग डिपर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देख लो ये सारे नाम, तो आप इसको याद रखना, ये सब बहुत पूछ जाते हैं एग्जाम में, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। तो उम्मीद है बच्चों यहां पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा इस तारामंडल को लेकर। बाकी अगर यहां पर हम इमेज की बात करें तो यही कुछ इमेज है आपका, यहां पर आपको आराम से दिख रहा होगा 7 तारे, एक तारा ये हो गया, ये उर्सा मेजर है नीचे वाला। नीचे बड़े लोग जो होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो नीचे दबे रहेंगे, ये याद रखिए। अब ये जो 2 ऋषि हैं, ये जो 2 ऋषि दिख रहे हैं, ये 2 ऋषि, इनका किधर इंगित कर रहे हैं, इधर इंगित कर रहे हैं। ठीक है, जब बाढ़ आया था तो सब लोग प्रलय में 7 ऋषि बचे थे, तो 7 ऋषि में से 2 ऋषि किधर इंगित कर रहे हैं, ध्रुव तारे की तरफ, ताकि पता चले किधर जाना है, नॉर्थ की साइड में जाना है। ठीक है, यहां भी 7 तारे हैं, ये उर्सा मेजर है, ये उर्सा माइनर है, ये क्या है, ये ध्रुव तारा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोलरिस स्टार, इसे कहा जाता है पोलरिस स्टार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा होगा, विच इज द बिगेस्ट कॉन्स्टलेशन, सबसे बड़ा नक्षत्र कौन सा है, कैनिस मेजर, क्रक्स, हाइड्रा, ओरियन। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं बच्चों, यहां पर कैनिस मेजर क्या है, क्या ये गैलेक्सी है या तारामंडल। अगर यहां पर लिखा है सिर्फ कैनिस मेजर, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तारामंडल है। अगर ये गैलेक्सी होता तो मैं क्या लिखता हूं यहां पर, कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, ड्वार्फ गैलेक्सी आगे नहीं लगा है, मतलब ये तारामंडल है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा, ये सबसे बड़ा तारामंडल है। इसका मतलब होता है बड़ा सांप। बड़ा सांप कैसे होते थे, एक मिथिकल क्रीचर, ठीक है, एक जो है काल्पनिक जीव। ठीक है, बड़ा सांप जैसे समुद्र से निकला एक बहुत बड़ा सांप। ठीक है, तो ये क्या है, एक काल्पनिक क्रीचर है, काल्पनिक जीव है, जो कि सिर्फ कल्पनाओं में, कहानियों में होता है, रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसको कहा जाता है सी सर्पेंट। ठीक है, ये हो जाएगा सी सर्पेंट। तो यहां पर सी सर्पेंट हो जाएगा। देखो, एक होता है स्नेक, एक होता है सर्पेंट। स्नेक क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सर्पेंट क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो जो लार्ज स्नेक होते हैं, ठीक है, लार्ज स्नेक हो गए, वो सी सर्पेंट हो जाएंगे, समुद्री सांप। क्रक्स, इसका नाम मैंने क्यों लाया, इसको लाने का रीजन ये था कि ये सबसे छोटा है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन। ठीक है, सबसे छोटा तारामंडल। कैनिस मेजर बताया था, इसको आंसर में ऑप्शन में रखने का एक कारण है कि आपके अंदर की कंफ्यूजन को दूर करना, अगर कभी बाद में भी कंफ्यूजन आता है तो, क्योंकि कई जगह आप इस तरह की चीजें पढ़ोगे इस वजह से। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, ओरियन का मतलब क्या होता है। ओरियन का मतलब होता है, इसका जो मतलब होगा, इसका जो मीनिंग होगा, उसका मतलब होता है शिकारी। इसका मतलब होता है शिकारी, मतलब हंटर। इसका मतलब होता है शिकारी, पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो सबसे छोटा तारामंडल पता चल गया, सबसे बड़ा तारामंडल पता चल गया, उर्सा मेजर उर्सा माइनर के बारे में पता चल गया, सप्तऋषि के बारे में पता चल गया, ध्रुव तारा के बारे में पता चल गया, क्रक्स के बारे में पता चल गया। तो कहने का मतलब सारी की सारी चीजों को आप यहां पर लगभग जान ही ली हैं, जो भी तारामंडल से रिलेटेड है यहां पर। बाकी ये जो सी सर्पेंट है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, आकाश में काफी ज्यादा लंबाई में, कुछ यहां पर ये सांप है, यहां पर तारा, यहां पर तारा, बीच में और भी तारे हैं। ये तो एक जहां से टर्न ले रहा है, बस वो वाले तारे बता दिए हमने।
और जो ओरियन तारामंडल के बारे में बताया ना, ये सबसे फेमस तारामंडल है, ठीक है। ओरियन तारामंडल सबसे फेमस है, ठीक है। ये वाला तारामंडल तो आप में से सभी ने देखा होगा आसमान में। आपने देखा होगा 3 तारे एक साथ हैं, आपने आसमान में देखा होगा 3 तारे एक साथ बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। आज जाके आकाश में देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 3 तारे जो एक साथ बने हुए हैं, यही क्या है। और इसके अलावा भी यहां पर आपको अलग अलग दिखेगा और भी तारे, बट 3 तारे जहां पर एक साथ हैं, समझ लो वहां पर कॉन्स्टेलेशन। ये इतना फेमस इसलिए भी है क्योंकि 2 बहुत फेमस स्टार, मतलब टॉप 10 सबसे चमकदार जो तारे हैं, टॉप 10 जो सबसे चमकदार तारे हैं, उसमें से 2 चमकदार तारा तो आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। चाहे मैं बात करूं बेटेलगीज की, ठीक है, बेटेलगीज की बात करूं, चाहे मैं रेगेल की बात करूं, ये सब अपने सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़े हैं, अपने सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। तो ये सब खत्म होने के बाद ब्लैक होल बनने की संभावना इनकी है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अभी जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन की बात करा था वो कुछ इस तरीके से है। देखो जैसे यहां पर ये देख रहे हो, इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से अगर आप इसको एक इमेज में कन्वर्ट करेंगे, एक इमेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक जो है शिकारी है, इसको पास हथौड़ा है पूरा एकदम उसके शेप में, ठीक है। आप नेट सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा शेप बनाकर दे देता है, ये शिकारी है, ठीक है। तो यही ओरियन है। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रॉइड्स हैव देयर ऑर्बिट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। निम्नलिखित में से किस ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रहों की परिक्रमा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा था। अभी यहां पर रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, नासा का जो डार्ट मिशन था, ठीक है, नासा का एक जो डार्ट मिशन था सक्सेसफुल रहा, जिसमें नासा ने यह सोचा था कि हम हो सकता है आज नहीं तो कल, मतलब एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कोई एस्ट्रॉइड अपनी ऑर्बिट से भटककर पृथ्वी की तरफ मुड़ेगा, और हो सकता है वो घटना रिपीट हो जाए जो आज से 65 मिलियन ईयर एगो हुआ था, 650 लाख साल पहले हुआ था, जिसके एक एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से पूरा का पूरा पृथ्वी पर जो डायनासोर थे वही खत्म हो गए। और अगर ऐसा फिर से कभी हो गया, हालांकि अभी 50-100 सालों में ऐसा तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन इन केस मान लो कभी ऐसा हुआ, तो फिर क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन उपलब्ध है जिससे हम किसी एस्ट्रॉइड की दिशा को पहले ही मोड़ दें, बाद में जब आने लगेगा एक बड़ा ऑर्बिट बड़ा आएगा तो उसको हम नहीं रोक पाएंगे क्योंकि वो काफी हार्ड होगा, काफी बड़ा होगा। लेकिन अगर हमें पता है कि इसका ऑर्बिट अब चेंज हो रहा है, एक समय बाद ये पृथ्वी की तरफ मुड़ जाएगा, तो हम एक काम कर देंगे, उसको अभी से मोड़ देंगे। नासा ने यही किया कि क्या अगर हम यहां पर कोई चीज ले जाकर किसी एस्ट्रॉइड से भिड़ा दें, क्या उसकी स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा, क्या उसका ऑर्बिट में कुछ चेंजेस आएगा। तो नासा यह करने में सक्सेसफुल रहा। जब ये डार्ट को क्या किया, उससे टकरा दिया एस्ट्रॉइड से, तो थोड़ा सा स्लो पड़ गया। अब उसका स्लो पड़ना, उसका हल्का सा चेंज करना, अब वो उसका जो खतरा है पृथ्वी पर आने का हमेशा, उसको हमेशा के लिए उसने खत्म कर दिया, अब नहीं होगा। तो यही सब पर्पस था और डार्ट मिशन, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा फेमस भी है, फेमस भी हो गया है। तो यहां पर इससे पूछे जाने की संभावना है क्वेश्चन एग्जाम में कि भाई ये जो एस्ट्रॉइड था, ये एस्ट्रॉइड है कहां पे। तो एस्ट्रॉइड तो बहुत सारे हैं, ठीक है, इनकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे एस्ट्रॉइड हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, ठीक है। धूल के कण से लेकर एक गिट्टी कंकड़ के साइज से लेकर पूरा हजार किलोमीटर के एस्ट्रॉइड आपको देखने को मिलेंगे। और वो कहां पर मिलेगा आपको, वो देखने को मिलेगा आपको मार्स एंड जुपिटर के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, मंगल और पृथ्वी के बीच में, यहां पर मिलेगा, सॉरी, मंगल और बृहस्पति के बीच में। मतलब 4 ग्रह एक साइड कर लीजिए, 4 ग्रह एक साइड कर लीजिए, बीच में जो है वही क्या हो जाएगा, एस्ट्रॉइड बेल्ट हो जाएगा, क्षुद्र ग्रहों का समूह। तो क्षुद्र ग्रह है क्या, आपकी दिमाग वाला क्वेश्चन यही आएगा। तो जब यहां पर हम एस्ट्रॉइड की बात करते हैं तो यहां पर ढेर सारे एस्ट्रॉइड हैं, तो इन ढेर सारे एस्ट्रॉइड को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोल सकते हैं, पूरे एस्ट्रॉइड की एक बेल्ट है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गया। यहां भी कोई ग्रह हुआ करता था, उस ग्रह के टूटने की वजह से यह बेल्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है, उस ग्रह के टूटने की वजह से इस बेल्ट का निर्माण हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गया, ठीक है। पृथ्वी जैसा, मंगल ग्रह जैसा यहां भी कोई ग्रह हुआ करता था, बट वो टूट गया, टूटने के बाद क्या छोटे बड़े टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब वही जो छोटे बड़े टुकड़े हैं अब सूर्य की चारों तरफ ये परिक्रमा कर रहे हैं,
ठीक है, जैसे पृथ्वी कर रहा है वैसे सारे के सारे ये एस्टेरॉयड बेल्ट कर रहे हैं। तो है कहां पे, अगर आपको ग्रहों का क्रम पता होगा तो 4 को एक साइड करिए, 4 को एक साइड करिए, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाएगा, मतलब यहां पर आपका एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी चारों ओर चक्कर लगाती है? Who first propounded that the sun in the center of our solar system and the earth revolve around it? ये बात किसने बोला? ये बात किसने बताया कि सूर्य अपनी पृथ्वी अपने सौर मंडल के केंद्र में है? क्योंकि देखने से तो ऐसा नहीं लगता। अगर आपने पहले किताबों में ना पढ़ा होता, पहले आपको जानकारी ना होती, किसी ने बताया ना होता, तो आप क्या बताओगे कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का? तो देखने से तो हमें यही लगता है और हम यही बोलते भी है कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में डूब जाएगा। तो बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी बहुत बड़े अध्ययन के अगर कोई बताएगा तो हर कोई यही बताएगा कि नहीं भैया, सूर्य जो है बीच में नहीं है, पृथ्वी बीच में है। क्योंकि हमें यहां से देखने के बाद सारी चीजें छोटी नजर आती हैं। इसका मतलब हमारा पृथ्वी बहुत बड़ा है, सारी छोटी छोटी चीजें अपने पृथ्वी के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो अपना पृथ्वी है। देखने से ही लगता है, बट सच्चाई क्या है आप लोगों को यह पता चल गया है। जैसे जैसे रिसर्च खोज आगे बढ़ती चली गई वैसे वैसे हमें पता चलता गया कि हमारा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, जिसे हम पहले सब कुछ समझते थे। तो यह ज्ञान दिया गया कोपरनिकस के द्वारा। कोपरनिकस ने अपने सिद्धांत में एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। जिसे हम कहते हैं सौर केंद्रीय सिद्धांत। और ये जो सौर केंद्रीय सिद्धांत है, इस सौर केंद्रीय सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने पूरा का पूरा कोपरनिकस ने इसको एक्सप्लेन किया। हालांकि ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, इनकी थ्योरी का हुआ क्या। फिलहाल बाद में गैलीलियो ने अपने 1610 में जब टेलीस्कोप बनाया गैलीलियो ने, तो उन्होंने इस बात को साबित किया कि जो कोपरनिकस ने बात बोली थी वो बात बिल्कुल सही थी। ठीक है, तो ये सारी बात थी, तो कोपरनिकस ने बात बताया था। ये बात किसने बोला फिर कि पृथ्वी बीच में है? ये बात बोला किसने? जब इसने ये बात बोला तो ये बात भी किसी ने बोला होगा, जिसकी बात को पूरी दुनिया मान रही थी। वो व्यक्ति था टॉलमी। आज से करीब 2000 साल पहले टॉलमी की अगर हम बात करें, ठीक है, उन्होंने दिया था जियोसेंट्रिक थ्योरी। और जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या हुआ? भूकेंद्रीय सिद्धांत। और इस भूकेंद्रीय सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति का नाम था टॉलमी। पी साइलेंट है, टॉलमी। ये पूरी की पूरी कहानी है जिसमें कि ये सारी चीजें। फिलहाल इसका आंसर क्या है? कोपरनिकस। गैलीलियो नहीं होगा। ठीक है, गैलीलियो ने हालांकि बहुत सारी चीजों को बताया। अगर हम गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो ने बहुत सारी चीजों को बताया। जो शनि ग्रह के किनारे रिंग्स हैं, जो शनि ग्रह के किनारे छल्ले हैं, किसने बताया? सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। सबसे पहले बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किसने की थी? आज हम देखते हैं बृहस्पति के गैनीमेड उपग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बताया किसने था सबसे पहले? गैलीलियो ने बताया था। अपने मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। तो 1610 में इन्होंने टेलीस्कोप क्या बना लिया कि सब कुछ बता ही दिया। तो फिलहाल यहां पर कोपरनिकस ने सारी जानकारी दी कि कौन बीच में है। तो ये जो पूरा का पूरा मॉडल आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके का है अपना सौर मंडल, जिसके केंद्र में आपको क्या मिलेगा? सन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मरकरी हो गया, फिर वीनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, फिर मार्स हो गया, फिर इसके बाद जुपिटर हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। ये 8 ग्रह हैं, क्योंकि प्लूटो को तो 2006 से ही बाहर कर दिया गया है। अब प्लूटो की यहां पर कोई जगह नहीं है। तो यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा, एक तरफ मंगल हो गया, मार्स, और एक तरफ हो गया जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपको क्या दिख रहा है? एक एस्टेरॉयड बेल्ट दिख रहा है। इसी की बात किया था। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या मिल रहा है? देखो बृहस्पति बिल्कुल पास से जा रहा नहीं, एस्टेरॉयड बेल्ट, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, सौर मंडल एक मॉडल है पूरा। आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज बच्चों, दिवाली अगर आ रहा है
तो आप लोगों को तोहफा ना दिया जाए एग्जामपुर की तरफ से, ऐसा हो नहीं सकता। इसी खुशी में दिवाली हम सब लोग बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करें, इसीलिए एग्जामपुर भी आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए आप लोगों के लिए लेकर आए एक बहुत बड़ा डिस्काउंट 75% का। शायद दिवाली ना होता तो ये डिस्काउंट भी ना आता, तो दिवाली की वजह से डिस्काउंट लाया गया ताकि हम सब मिलकर दिवाली सही ढंग से मनाएं, आपको भी इसका फायदा मिले एग्जामपुर की तरफ से, बाकी तो आप सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। तो बच्चों एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे याद रखना, अभी मिशन वर्दी एक बैच लॉन्च किया गया, उसमें यह ऑफर एप्लीकेबल नहीं होगा, मिशन वर्दी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सभी कोर्सेज के लिए यह एप्लीकेबल होगा। ऑफर 75% का जो डिस्काउंट है यह आपको तभी मिल पाएगा जब आप एक कूपन कोड यूज करेंगे दिवाली 75। बट ये दिवाली डी मतलब यहां पर पूरा का पूरा कैपिटल में रहेगा, ध्यान से देखेंगे दिवाली 75। कोई भी कोर्स परचेज कर लीजिए आप, चाहे किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो, सारा परचेज करिए, आपको बढ़िया तरीके से 75% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि बहुत रेयर ही एग्जामपुर में आता है। तो दिवाली का उपलक्ष्य में आप सभी बच्चों के दिया जा रहा है, बट 75% डिस्काउंट लागू करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। एक बात याद रखना, ये बहुत जरूरी चीज है, आप ये मत समझना कि किसी कितने भी समय के लिए होगा, यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर तक ही रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओ, उसके बाद यहां पर यह ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना बड़ा डिस्काउंट है बच्चों, और यहां पर फीस वैसी कम होती है, कोर्स के प्राइस वैसे कम होते हैं, ऊपर से इतना बड़ा डिस्काउंट, तो एक तरह से समझो कि एक दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट आपको मिल रहा है इसी रूप में 75% डिस्काउंट के रूप में, ठीक है। और लेकिन इसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, सबसे पहले तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होना चाहिए एग्जामपुर का, क्योंकि परचेज वहीं से होगा। तो एग्जामपुर एप्लीकेशन जाके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप पूरी की पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, जैसे कि अगर आपने कभी रजिस्टर नहीं कर रखा है तो रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन कर रखा है और आपके मोबाइल में नहीं है तो आप उसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन रजिस्टर दो ऑप्शन होते, तो आप लॉगिन कर लीजिए चाहे रजिस्टर कर लीजिए। जब ये काम कर लेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा पेड कोर्सेज का, वहां पर जब आपके पास एक होम स्क्रीन खिली हुई मिलेगी, ठीक है, वहां पर ऑप्शन एक ऊपर लिखा हुआ होगा पेड कोर्सेज का, उस पेड कोर्सेज पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने मनपसंद जो भी बैच चाहे परचेज कर सकते हैं, जो मन करे वो परचेज कर लो आप सब में। बट दिवाली 75 कूपन कोड लगाना जरूरी होगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उस कोड को लगाना ना भूले, याद रखेंगे कैपिटल में, और 27 तक ही ऑफर है। और बच्चों अगर आप जो भी चाहें एप्लीकेशन को तो डाउनलोड कर ही लेना, क्योंकि एप्लीकेशन के अपने एक अलग ही फायदे हैं, ठीक है। अगर पैसा पे कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे, सही क्रम से सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर आपको और भी चीजें चाहिए फ्री में बिना पैसा लगाए, 1 रुपए भी लगाए बिना, 1 रुपए लगाए बिना अगर आपको चाहिए, तो यहां पर जैसे देखो पहली बात तो पेड कोर्सेज का जो मैंने बच्चों ऑप्शन बताया था, इस पेड कोर्सेज पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको एग्जामपुर के सारे एप्लीकेशन के कोर्सेज दिखेंगे, जिससे जाके आप यहां से परचेस कर सकते हैं अपने मन का। तो यहां पर बच्चों आपको बहुत सारे लाइव पेड कोर्सेज विद टेस्ट ये सारा दिखेगा, ठीक है। फ्री सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे आपको, आप चाहते हो कि यार इतना पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे क्विज लगाने को मिल जाता, कुछ क्वेश्चन लगाने को मिल जाता तो मजा आ जाता, आप पास ऑप्शन है और उसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप क्विज लगा सकते हो, यहां पर क्विज का ऑप्शन बना हुआ है, क्विज वाला देख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जॉब अलर्ट, अगर आप चाहते हो कि यहां पर यार जॉब का भी पता चलता चले, तो अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो आपको कोई वेबसाइट सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से मिल जाएगा। तो यहां पर जॉब अलर्ट भी हो जाएगा आपका। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पीडीएफ आपको मिलेंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया टेस्ट यहां पर आए दिन लॉन्च होता रहता है, अगर आप जाके चेक करेंगे तो आपको कोई न कोई लाइव टेस्ट ऑल इंडिया दिख ही जाएगा। तो यहां लाइव टेस्ट ऑल इंडिया दिख जाता है, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे यहां पर और भी किसी एग्जाम को, बहुत सारी चीजों के दिखते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज फ्री लाइव क्लासेस भी मिलेंगे आपको, आए दिन ये एक नया स्पेशल आप लोगों के लिए लाया जाता है, ठीक है। टॉपिक वाइज फ्री लाइव क्लासेस दी जाती हैं। यहां पर अगर बात करें फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट दिया जाता है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें हैं, जो कि करंट अफेयर की बात करें तो आपको डेली, मंथली, वीकली सारा करंट अफेयर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगातार प्रोवाइड की जा रहा है, और यहां पर जितनी चीजें मैंने बताया बच्चों, यहां पे आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, तो एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ही लो, ताकि कम से कम इतना फायदा तो उठा लो, अदरवाइज आपके पास दिवाली का ऑफर तो है ही। अगर अगले प्रश्न पे आए बच्चों, ठीक है, पृथ्वी किसके बीच स्थित है? द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन,
पृथ्वी किसके बीच में स्थित है? द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन। यह क्वेश्चन पूछाने के एकमात्र कारण यह है कि कम से कम आपको ग्रहों का क्रम पता होना चाहिए। अगर आपको ग्रहों के क्रम पता होंगे तो सोलर सिस्टम से आपसे कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए और आप उसको बना ना पाओ, आराम से बना दोगे, ठीक है। बट इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पहले से पता हो ग्रहों का क्रम। तो जब हम अपनी पृथ्वी की बात करते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी किसके बीच में है? यहां सारे ग्रहों के अगर हम क्रम को देखें, सबसे पहले क्या है? बुध है, मरकरी है, इसके बाद आपका हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, मतलब वीनस हो जाएगा, मतलब अर्थ हो जाएगा, मतलब पृथ्वी अर्थ हो गया। इसके बाद आपका मार्स हो जाएगा, मतलब मंगल हो जाएगा। इसके बाद जुपिटर हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पति हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद सैटर्न हो जाएगा, शनि हो जाएगा। इसके बाद यहां पर यूरेनस हो जाएगा, मतलब अरुण हो जाएगा। और यहां पर वीनस नेपच्यून हो जाएगा, मतलब वरुण हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों इस तरीके से यहां पर अगर क्रम पता होगा आपको तो सारी चीजों को बड़ी आसानी से बना देंगे। अब पूछा पृथ्वी किसके बीच में, तो आप खुद ही देखकर बता दीजिए पृथ्वी किसके बीच में। तो पृथ्वी शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में है। तो पृथ्वी कहां पर मिलेगा? पृथ्वी शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में है। तो शुक्र और मंगल यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शुक्र और मंगल यहां पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित को घटते आकार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। करेक्ट मतलब यहां पर जितने भी ग्रह दिख रहे हैं आपको इनको घटते हुए आकार में लगाना है, मतलब आपको आकार पता होना चाहिए कि सारे ग्रहों का आकार क्या क्रम क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो अगर आपको ग्रहों का क्रम पता होगा बच्चों तो आप इसको भी आसानी से बना देंगे। जैसे अगर यहां पर बात करें हम, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। तो एक चीज आप याद रखना, आखिरी के जो चार ग्रह हैं, आखिरी के जो चार ग्रह हैं उन चारों ग्रहों की अगर हम बात करेंगे तो चार सबसे बड़े ग्रह हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दो, 1 2 3 4, ये चार सबसे बड़े ग्रह हो गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बट अगर हम इधर आएंगे तो याद रखना शुरू के जो चार ग्रह हैं, इन शुरू के चार ग्रहों में अपना पृथ्वी तो राजा है, ठीक है, अपना पृथ्वी राजा है। तो अगर अर्थ की बात करेंगे, अर्थ क्या है यहां पर इनमें पहले नंबर पे, मतलब ये 5वां नंबर हो जाएगा, ये 6वां नंबर हो जाएगा, ये 7वां नंबर हो जाएगा, ये आपका 8वां नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रहों का क्रम है। तो आखिरी के चार तो सबसे बड़े हैं ही, यहां पर पृथ्वी को तो हटा ही दो, पृथ्वी तो सारे सबसे आखिरी में आने वाला है। क्यों? क्योंकि इन सब में आखिरी के चार में ये नहीं आता, तो पृथ्वी को सबसे आखिरी में पहुंचा दो। देखो कहां पर सबसे आखिरी में, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, मतलब यहां पर ये और ये। अब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये भी आपको पता है। तो मतलब देखो एक इलिमिनेट करने की टेक्निक आपको पता है, सबसे बड़ा बृहस्पति है तो भी आप ऑप्शन काट देते सबसे। देखो एक 1 किसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, और 1 इसमें नहीं है और इसमें नहीं, तो ये भी उड़ा दो, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, ये ऑप्शन बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। तो इस तरीके से यहां पर ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रहों के क्रम से। अब अगला क्वेश्चन ये है, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सौर ऊर्जा किसके कारण होती है। अगर यहां पर सौर ऊर्जा की हम बात करें, सौर ऊर्जा किसके कारण होती है, तो उम्मीद है कि आप में से सभी बच्चे इसका आंसर बड़ी आसानी से कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य में एक रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या करते हैं, हीलियम बनाते हैं, और जिसके बदले बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी रिलीज होती है वही हमें दिखाई देता है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा था न्यूक्लियर फ्यूजन का, नाभिकीय संलयन का, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका सही, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, परमाणु संलयन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो नाभिकीय संलयन होता है पूरे के पूरे सूर्य में नहीं होता, ये कहां होगा, सिर्फ सूर्य के कोर में होता है, ठीक है। सिर्फ ये जो कोर है यहीं पर होगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसी कहेंगे हम, यहां पर क्या होगा, नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है, दो चीजें जब आपस में जुड़ती हैं और फिर
जो परमाणु बम होते हैं, जो परमाणु बम होंगे वहां पर नाभिकीय विखंडन होगा, वहां पर न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, तो फिजन नहीं होगा, यहां पर फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब जुड़ना। ठीक है, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन पर अगर आए तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? अगला प्रश्न यह है कि व्हेन डज सोलर इक्लिप्स अकर। इसका आंसर करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे जब मैंने यहां पर बात किया सोलर इक्लिप्स का, सूर्य ग्रहण की हमने बात की, तो जब हम बच्चों यहां पर सूर्य ग्रहण की बात करेंगे, सोलर इक्लिप्स की बात करेंगे, तो जब भी हम किसी ग्रहण की बात करें, किसी इक्लिप्स की बात करें, तो आप एक सीधी सिंपल सी बात करना, जिस भी ग्रहण का नाम मैं लूं समझ लो वो दिखेगा नहीं। जिस भी इक्लिप्स का नाम मैं लूं वो आपको दिखेगा नहीं। जैसे मैंने बोला सोलर इक्लिप्स तो सूर्य नहीं दिखेगा, हमने बोला लूनर इक्लिप्स तो चंद्रमा नहीं दिखेगा। बस याद करने के पर्पज से मैं ये बता रहा हूं आपको। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर, लेकिन बस एक याद करने के। सूर्य ग्रहण बोला तो सूर्य नहीं दिखेगा, चंद्र ग्रहण बोला चंद्रमा नहीं दिखेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जब हम इक्लिप्स की बात करेंगे, ग्रहण की बात करेंगे, सूर्य कभी भी बीच में नहीं आता है। सूर्य कभी भी बीच में नहीं आएगा। तो बच्चों जब यहां पर हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण होता क्या है, तो सूर्य को हम देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम पृथ्वी से सूर्य को देख रहे थे, पृथ्वी से सूर्य को देख रहे थे, बीच में कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। वो क्या हो सकता है? वो कौन हो सकता है जिसकी वजह से हम सूर्य को नहीं देख पा रहे? पृथ्वी से चंद्रमा। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो वही सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो। तो क्या हो जाएगा आंसर? यहां पर सी हो जाएगा। देखो, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता, सूर्य ये तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो कभी होगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों हम आप लोगों को डिटेल में काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से आप लोगों को बढ़िया बेहतरीन ढंग से आपको सारी की सारी चीजें ऐसे कराऊंगा और डिटेल में। और उम्मीद है आप लोग बढ़िया से दिवाली एंजॉय करेंगे आप लोग। ठीक है, तो बच्चों चलो आज की क्लास को यहीं पर ही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे और बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि क्या है यूनिवर्स और इससे रिलेटेड क्या है चीजें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।